Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is gastric lymphoma. Gastric lymphoma टॉपिक शुरू करने से पहले ब्रशअप करते हैं अपना जो बेसिक है हमारा सीए का उसको फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्योंकि ये जो टाइप है कैंसर का ये लिम्फेटिक टिश्यू लिम्फेटिक सिस्टम से ताल्लुक रखता है, थोड़ा सा हमने बेस बनाना है लिम्फेटिक सिस्टम का। और उसके बाद क्या करना है हमने लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं, जो उसका पेरेन्काइमा है, लिम्फोसाइट्स, उसको समझना है कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और बी लिम्फोसाइट क्या होता है, उसको थोड़ा हमने देखना है। उसका हमने मैकेनिज्म देखना है कि उसमें टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से बनते हैं और कैसे काम करते हैं, बी कैसे काम करते हैं, एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, कौन इनगल्फ करते हैं जरासीमों को, ये हमने थोड़ा सा उसके बारे में हमने बेस बनाना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स में जाना है। ठीक जी सर। तो स्टार्ट करते हैं, ब्रशअप करते हैं अपना बेसिक है सीए का, जो उसको के सीए क्या होता है। एज वी डिस्कस्ड के सीए क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड proliferation or division of immature cells. Uncontrolled or proliferation of immature cells is called neoplasia, cancer, tumor, oma, right? जी सर। अब ये उसके अंदर जो मैकेनिज्म था, जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, वो मैकेनिज्म क्या है, वो क्या हो जाता है कि डिवीजन जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता और प्रोलिफरेशन कंटिन्यू रहता है, मतलब ब्रेक फेल हो जाता है, डिवीजन का ब्रेक फेल हो जाता है। डिवीजन आप सबको पता है कि डिवीजन जो होता है सेल का कैसे होता है। सेल जो होता है डिवाइड करता है 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ऐसे डिवाइड करता है। आप इसको स्टिमुलेट करने वाला पेरेंट को कि ये डिवाइड कर दे, वो भी जीन होता है। ठीक, डिटेल हमारा प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। और इसको जब प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन सेल पूरा हो जाता है और इसको रोकने वाला यानी इनहिबिट करने वाला यानी ब्रेक लगाने वाला भी एक जीन होता है। जी सर। जीन जो होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 23 पैटर्नल और 23 मैटर्नल हमें क्रोमोसोम मिलते हैं। जी सर। अब ना उस पे एक जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसके अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40,000 जीन्स होते हैं, 30 to 40,000 जीन्स होते हैं। अब हर जीन का अपना फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब जब वो जीन खराब होता है, उसको मेडिकल की दुनिया में जीन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, मतलब वो काम नहीं करता, नाकारा हो जाता है। अब उसको नाकारा करने वाली वजूहात हमने डिस्कस की कि क्या वजूहात उसकी हैं जो उसको नाकारा करती हैं। हमने हम यहाँ डिस्कस किया, बहुत सारा डिस्कस किया। आज तो हम सिर्फ अपना जो बेसिक हमारा है अबाउट सीए उसको थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं, बाकी डिटेल ना आपने उधर देखना। अब यहाँ जीन एक्टिवेट करता है कौन सा वाला, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन सेल प्रोलिफरेशन को, सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करता है। व्हाट, ये इसका एक्सेलरेटर है। आप ना एंटी ऑन्कोजीन, एंटी ऑन्को ब्रेक लगाता है। जी सर। अब जब ये एंटी ऑन्कोजीन खराब होता है तो जो प्रोलिफरेशन होती है, ये एक तो रैपिड होती है और दूसरा जो होता है इमैच्योर सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, राइट। इमैच्योर सेल्स होते हैं क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते। आपका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट सेल होता है, और सेल जो होता है जब मैच्योर नहीं होता वो अपना प्रॉपर फंक्शन, अपना वजीफा सरंजाम नहीं दे सकता, राइट। अब ना उसके बाद मैकेनिज्म को समझने के बाद हमने आगे और चीजें पढ़ी और ऑन्कोजीन के बारे में थोड़ा सा हमने और भी जानकारी हासिल किया। वो ये था कि ऑन्कोजीन इसके अलावा ये डीएनए को रिपेयर भी करता है
और इसके अलावा ये डीएनए का चौकीदार भी है। और जब ये खराब होता है, राइट, तो आपका डीएनए जो होता है वो वल्नरेबल हो जाता है और वो प्रॉपर काम नहीं करता। जी सर। डीएनए हमारा साइटोलॉजी पे, डीएनए पे हमारे जेनेटिक्स में लेक्चर मौजूद हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। डीएनए डबल स्ट्रैंड लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, राइट। डबल स्ट्रैंड पॉलीमर ऑफ डबल स्ट्रैंड लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। एमिनो एसिड चेन एक होता है ना, यहां न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो एक कड़ी होता है न्यूक्लियोटाइड का, ये दूसरे के साथ मिलकर ना ऐसे डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, रो चेन। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जिससे बने हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, यहां होते हैं साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन, क्या कहते हैं उसको? नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ जो होता है पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला, वो बॉन्ड बनाता है और साथ ना फास्फेट मॉलिक्यूल मिलता है। तो अब ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन की कड़ी बनती है और ये आपस में मिलकर ना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है इन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है जी, ये ऐसे ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सो डीएनए क्या है? डीएनए असल चीज जो है ना, जो स्पर्म और ओवम यानी मैटरनल और पैटर्नल, आपको यानी जो 23 पैटर्नल क्रोमोसोम बोलते हैं, वो उसके अंदर जो मतलब यही विरासत में, इनहेरिटेंस में, विरासत में यही डीएनए आपको मिलता है। बाकी पूरा बॉडी बनाने का जिम्मेदार ये है। मतलब जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं, 11 सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जीआईटी है, एंडोक्राइन है, रिप्रोडक्टिव है, जितने भी सिस्टम है, ये पूरा बॉडी ये 23 मैटरनल और 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स ये इसको बनाता है। अब जब इसके अंदर खराबी आती है तो ये तो बेसिक चीज है। Am I clear? जी सर। अब यहां हमने स्टेजेस की डिस्कस की कि स्टेजेस क्या होती हैं। जब कभी भी ये ब्रेक का फेल होना, ये रैपिड इमेच्योर प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, अगर सेलुलर लेवल पे है, सेल की लेवल पे है, व्हाट, अगर ये सेल की लेवल पे है, अगर ये सेलुलर लेवल पे है, फास्फोलिपिड्स, अगर ये इमेच्योर प्रोलिफरेशन यानी सेल डिवीजन अनकंट्रोल, अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन इस लेवल पे है, जिसको कहते हैं स्टेज 0, क्या कहते हैं इसको? स्टेज 0। अब इसके बाद अगर ये सेल्स एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अगर ये टिश्यू की लेवल पे है, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन, तो ये स्टेज 1 कहलाता है। अब अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, अगर ये लोकली स्प्रेड करता है सराउंडिंग्स में, एडजेसेंट जो टिश्यूज होते हैं उधर, तो वो स्टेज 2 कहलाता है। जी सर। अब इसके बाद अगर ये लोकल जो रीजन्स होते हैं साथ उधर स्प्रेड करता है, तो ये स्टेज 3 कहलाता है। अब अगर मैं ये डिस्टेंस में, दूर दराज डिस्टेंस में स्प्रेड करता है, तो ये एडवांस स्टेज कहलाता है। जी सर। जी सर। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, दर्जाबंदी देखी। तो दर्जाबंदी हमने 2 तरीकों से की, एक लोकेशन, ठीक है जी, इन सिस्टम वाइज आप
दूसरा जो है वो टिश्यू वाइज। टिश्यू वाइज भी हमने देखा, और जो बॉडी लोकेशंस हैं, एरियाज हैं बॉडी के अंदर, ठीक है जी, बॉडी की लोकेशंस, इस वाइज भी हमने इसको तकसीम किया, डिवाइड किया। जी सर। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने सिस्टम वाइज उसको तकसीम किया, ठीक है जी। जी सर। तो वो उसका थोड़ा सा एक रिव्यू। अब ना जो बॉडी लोकेशन वाइज ना जो डिवीजन हमारे पास इसकी है सिस्टम वाइज, वो क्या है? देखिए, जेनेटो यूरिनरी, जेनेटो यूरिनरी, जेनेटो मतलब जो जेनेटिलिया, जेनेटिलिया के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर ना ये अनकंट्रोल डिवीजन होता है तो उस हिसाब से ने इसके नाम रखे हैं। यूरिनरी मतलब अगर यूरिनरी सिस्टम भी साथ इन्वॉल्व है तो जेनेटिक यूरिनरी कहलाता है। मैं क्लियर? तो मतलब ये है कि आप ना उस हिसाब से ने इसका नाम रख सकते हैं। जी सर। गायनोकोलॉजिकल, स्पेसिफिक टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब यूट्रस के अंदर कोई कैंसर आता है तो क्या है ये? हमने इसकी फर्दर और भी टाइप्स है, लेकिन बड़ी बड़ी ना जो हमने की। अब उसके बाद ना जीआई, जो पेट का हमने लीवर कैंसर, मतलब कि हम कहते हैं भाई जी ये लीवर का कैंसर है, इसको लीवर सिरोसिस हो गया है, हिपाटोकार्सिनोमा हो गया इसको। जी सर। समझ आ रही है आपको? पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया इसको, ठीक है जी। अब ना स्प्लीन का हो गया है, ठीक, इंटेस्टाइन्स का हो गया कैंसर। ये सिस्टम वाइज, ऑर्गन वाइज, रीजन वाइज। अब ना एड्स रिलेटेड कैंसर, एड्स मतलब आपका दिफाई निजाम है ना, दिफाई निजाम सिस्टम वाइज हम कर रहे हैं ना, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं करना, सिस्टम वाइज या बॉडी लोकेशन वाइज, मतलब ये आपके सिमिलर चीजें हैं, कोई इधर कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होनी चाहिए। अब ना हेड में ब्रेन ट्यूमर बनता है, नेक में, एंडोक्राइन सिस्टम में, आई में, रेस्पिरेटरी में ब्रेस्ट ट्यूमर्स बनते हैं, कहते हैं जिसको ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया है, जी सर। ठीक है जी। जी सर। अब इसके बाद कहते हैं जी ब्लड ट्यूमर इसको हो गया है, इसका ब्लड कैंसर है। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूको, वाइट ईमिया, ब्लड, वाइट सेल ऑफ ब्लड, जब उनका अंदर ब्रेक फेल होता है। जी सर। तो रैपिड इमेच्योर सेल्स ना, ये आपका तकरीबन 4000 से लेके 11000 तक ये ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल होते हैं ना। जी अब ना अगर 17-18 तक आते हैं तो हम टॉलरेट करते हैं कि इन्फेक्शन है, कोई एंटीबायोटिक वगैरह, जो हमारे एलोपैथिक भाई हैं, डॉक्टर्स हैं वो, और हम यहाँ ट्यूबरकुलिन या पेरिजीनियम बैक्टीरिया वगैरह, रेडियम वगैरह देके ना बेसिकली उसको मार देते हैं। अब अगर वो 80,000, 50,000, 70,000 आ रहा है तो ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इमेच्योर आ रहे हैं। जी तो फिर आप उसको मॉर्फोलॉजी देखते हैं, स्पेशल स्टेयर लिख के देते हैं उसको कि भाई आप, वो हेमाटोलॉजिस्ट करता है कि भाई उसका हमें प्रॉपर मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर बता दे, तो वो लिख देता है कि भाई उसका अपना टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है। ये हम पढ़े हैं हेमाटोलॉजी में, जो हमारे लेक्चर मौजूद है, तो वहां मैं लिम्फोमा का एक टाइप भी पढ़ा चुका हूं, सेकेंडरी, जो दूसरी जगह से आता है, क्योंकि आज हमारे जो सीरीज जा रहा है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का है। जी सर। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमने इधर ना जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में सेल डिवीजन जो होता है वो अनकंट्रोल होता है, तो हमने सिर्फ उधर करना है प्राइमरी। सेकेंडरी लिम्फोमा हम डिस्कस कर चुके हैं हेमाटोलॉजी में, वहां हम थैलेसीमिया सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, पर्निटिस एनीमिया, ये प्लास्टिक एनीमिया, ये आपने टेस्ट कौन से लेके देने उसको, उसका आपने मतलब सिर्फ प्रोटीन कैसे करना है, क्या वो शो करता है, वो प्रोटीन हो क्या, तो सारा डिटेल हमारा उधर मौजूद है। आज हमने सेकेंडरी लिम्फोमा नहीं करना, आज हमने प्राइमरी करना है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से एराइज होता है। जी सर। क्योंकि हम सीरीज हमारा है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, क्लियर? जी सर। अब यहाँ जो रीजन वाइज, जो बॉडी लोकेशन वाइज हमारे मस्कुलो स्केलेटन यानी मसल और स्केलेटन से मुतालिक
न्यूरोलॉजिक, स्किन कैंसर होते हैं कि नहीं होते हैं? जी यदि सर। आपका जहन आप हो रहा मेरी बात आपको, Yes, sir. आप देखें। इसके बाद हमने देखा टिश्यू टाइप, टिश्यू टाइप के लिहाज से हमने कैंसर की ग्रुप बंदी की। जी सर। इसे तो सैकड़ों किस्में हैं उसकी, लेकिन हमने 5-6 जो मेजर जो टिश्यू के लिहाज से जो कैंसर की किस्में हैं वो हमने डिस्कस की। क्लियर? जी हमने सर। क्या डिस्कस किया? हमने कार्सिनोमा डिस्कस किया, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। हमने क्या डिस्कस किया? हमने कार्सिनॉइड ट्यूमर डिस्कस किया। ठीक है जी, कार्सिनॉइड ट्यूमर। ठीक है जी। अब उसके बाद कार्सिनॉइड ट्यूमर को पढ़ने के बाद, कार्सिनॉइड तो जानते हैं जी, एनीवन? कार्सिनोमा और कार्सिनॉइड ट्यूमर को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है जी। ये आपका गैस्ट्रिक पिट्स हैं, बेसिकली ये इनफोर्ड्स हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के। ठीक है जी। अब जो ये गैस्ट्रिक पिट्स हैं, यहाँ ये म्यूकोजा है गैस्ट्रिक। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं स्टमक को। 4 लेयर्स होते हैं। यस सर। जी शाबाश। सर। 4 लेयर्स होते हैं। मोस्ट आउटर सेरोसा, उसके बाद मस्कुलेरस एक्सटर्ना, उसके बाद सब म्यूकोजा। The most inner layer, which is to do the real function of the stomach, म्यूकोजा। अब ये म्यूकोजा के अंदर गा बगा जगह जगह सेल्स लगे होते हैं, गेस्ट्रो यानी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है जी, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। अब ये क्या करते हैं? ये हार्मोन रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन। ठीक है जी। जी सर। अब जब कभी भी इसकी डायग्नोसिस करता है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, अटेंशन प्लीज, जब कभी भी इसकी डायग्नोसिस करता है तो ये बिल्कुल कार्सिनोमा नजर आता है, क्योंकि एज वी डिस्कस कि यहाँ कॉलमर एपिथेलियम लगा हुआ है। जी सर। राइट? जी सर। यहाँ कॉलमर एपिथेलियम लगा हुआ है। अब यहाँ ये उसको नजर आता है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को कि ये जो रैपिड प्रोलिफरेशन हो रही है सेल्स की, ये कार्सिनोमा है। राइट? ये एपिथेलियल का जो कॉलम एपिथेलियम है, ये इसका ब्रेक फेल हो गया है। जब वो डाई लगाता है, स्टेन करता है, इसकी प्रॉपर स्टेनिंग है। मतलब आप बलगम में सल्फास्फेटाइड को देख नहीं सकते जब तक आप जीन जैसा स्टेन, आप यहाँ उसको स्टेन करते हैं, डाई लगाते हैं। अब उस डाई से उसको ये नजर आ जाता है कि भाई ये जो है, जो इंट्रोएंडोक्राइन सेल्स हैं, ये इसका प्रोलिफरेशन है। क्या है ये इसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। समझ रहे हैं आप? जी सर। समझ रहे हैं आप? अब ये जो यहां से राइज होता है, जो इंट्रोएंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कार्सिनॉइड ट्यूमर। क्या कहलाते हैं? कार्सिनॉइड। कार्सिनॉइड। और जब एपिथेलियल से होता है वो क्या कहलाता है? कार्सिनोमा। है ना क्लियर? जी यस सर। सर। अब इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं? 6 ग्रुप्स हैं मेन टिश्यू वाइज, टिश्यू के लिहाज से जो 6 ग्रुप्स हैं। कार्सिनोमा में 1 ग्रुप, कार्सिनॉइड 2, लिम्फोमा 3। लिम्फोमा देखिए इसके नाम के अंदर कंपाउंड वर्ड है, इसकी 2 हिस्से हैं। जी सर। इसकी 2 हिस्से हैं। प्रीफिक्स लिम्फ, ओमा ट्यूमर। लिम्फेटिक टिश्यू, ओमा ट्यूमर। ट्यूमर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस rapid uncontrolled division of immature cells. So what is lymphoma? Lymphoma is the rapid uncontrolled immature division of lymphatic टिश्यू या lymphocytes। अब ठीक हो गया है, lymphocytes, which is the type of WBC। जी सर। Clear? जी सर। Yes. Again,
लिम्फोइड क्या है, हमने करना है प्रॉपर डिस्कस। लिम्फोमा क्या है? ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू मतलब क्या है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब इससे सिंपल और नहीं हो सकता, ठीक है जी। बाकी हमने डिटेल आगे पढ़ना है। सार्कोमा हमने कनेक्टिव टिश्यू वाला, मस्कुलर टिश्यू वाला, माइलोमा बोन मैरो वाला, ल्यूकीमिया व्हाइट ब्लड सेल्स वाला, और मिक्स्ड लाइक एडिनो स्क्वेमस। एडिनो ग्लैंड्स भी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। सिक्रेटरी आर्गन्स होते हैं, दो किस्म के होते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में नहीं पढ़ाना। जी सर। अब एपिथेलियल उधर भी लगा हुआ है ग्लैंड्स में, और एपिथेलियल ना इधर वो जो शीट्स हैं, जो कवर्स हैं, उधर भी लगा हुआ है। अब जब कवर्स में लगा हुआ है तो उधर फ्लैटेंड लगा हुआ है, चिपटे सेल्स लगे हैं, स्क्वेमस। जी सर। और जो उधर लगा हुआ है वो फ्लैटेंड नहीं है, जो ग्लैंड्स के अंदर लगा हुआ जी है, सर। वो सिक्रीशन करते हैं। Am I clear? यस सर। अब ना उधर तो एडिनो कार्सिनोमा ग्लैंड्स में, और अब इधर तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। Am I clear? जी सर। अब यहां मिक्स्ड में क्या होता है, मतलब एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा, ये एक मिसाल है उसकी। क्लियर? ये हमारा जो हमने क्लासिफाई किया, ये टिश्यू वाइज टिश्यू टाइप जो कैंसर की हैं, ये भी हमारा हो जाता है रिव्यू। और जो हमारा लोकेशन बॉडी लोकेशन वाइज जो हमने इसको तकसीम किया कैंसर को, ये हमारा वो भी हो जाता है रिकॉल। बाकी डिटेल हमारा प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। जी सर। इसके बाद हमने टाइप्स देखी कैंसर की, कि कैंसर की टाइप्स क्या हैं। तो एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर के जो स्टमक कैंसर की टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल, वेयर सीए बिगिन, ठीक है जी जी। सर। वो किस बेस पे ना, जो किस टाइप ऑफ सेल, जो मैदा के अंदर जितने भी टाइप्स हमने सेल्स की पढ़ी, तो जिस टाइप ऑफ सेल में उसका डिवीजन कंट्रोल से बाहर होता है, तो उस हिसाब से ना उसका नाम रखे ना। तो कैंसर ऑफ स्टमक की टाइप्स बनाई हैं डॉक्टर्स ने, राइट? जी सर। तो वहां जो में बड़ी बड़ी टाइप्स है, उनमें एक है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो मतलब ये कि जो ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं, जो इसके अंदर तो एक्सोक्राइन सेल्स भी होते हैं ना, एंडोक्राइन भी होते हैं। जी सर। अब जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं ना इसके अंदर, ठीक, अब वो क्या करते हैं, जब वो प्रोलिफरेट करते हैं उनका डिवीजन खराब होता है। मतलब जो म्यूकस बनाने वाले ना, जो प्रोटेक्शन, इसके अंदर जो सेल्स को अगर हम मुख्तलिफ तरीकों से हमने ग्रुपिंग की उसकी ना, कि इसके अंदर जितनी भी सेल्स पाए जाते हैं उनके दो ग्रुप्स हैं बड़े। एक म्यूकस बनाने वाले जो प्रोटेक्शन करते हैं स्टमक का, हाँ, जी सर। और एक मेरा डाइजेशन वाले। डाइजेशन को आगे मैंने इधर रिव्यू में रखा हुआ है कि जो डाइजेशन होता है वो दो ना तरीकों से होता है, एक केमिकल होता है और एक मैकेनिकल होता है। जी सर। ठीक है जी। तो यहाँ बात कर रहे हैं स्टमक कैंसर के टाइप की। तो ये बेस्ड किस पे है? बेस्ड टाइप ऑफ सेल, ठीक है जी, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल्स वेयर से बिगिन। एम आई क्लियर? जी सर। तो उसके बाद जो है टाइप ऑफ सेल क्या करेगा, इट डिटरमिन टाइप ऑफ स्टमक कैंसर एंड स्टमक कैंसर का जो टाइप होता है ये डिटरमिन करेगा ट्रीटमेंट ऑप्शन को। क्लियर? जी तो सर। जो एडिनोकार्सिनोमा इधर है, ये बेसिकली जो होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो एंजाइम बनाने वाले होते हैं उधर, ये उनका म्यूकस पैदा करने वाले जो सेल्स होते हैं, ये उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। अब इसके बाद जो कार्सिनॉइड एज वी डिस्कस्ड, ठीक है जी, रिपीटेडली, जो कार्सिनॉइड होता है ये न्यूरो जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जो हार्मोन्स पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, ये उनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन है स्टमक के टाइप्स में। और जो क्या रहता है GIST, GIST ना, ठीक है जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है जी। अब ये न्यूरो जो
नर्वस सिस्टम के जो ग्लैंड्स सेल्स होते हैं ना, ये उधर प्रोलिफरेशन होता है, उनका डिवीजन जो होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। जी सर। अब वो क्या करते हैं, उनको ट्रांसमिटर्स बनाते हैं, केमिकल मैसेंजर बनाते हैं, थ्रू केमिकल मैसेज थ्रू केमिकल्स ना सब्सटेंसेस वो ना अपना मैसेज आगे कन्वे करते हैं। जी सर। क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद टाइप ऑफ कैंसर का हमने कार्सिनोमा एज वी डिस्कस्ड। कार्सिनोमा क्या है? स्टमक कैंसर के टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, जी सर। जो एपिथेलियल टिश्यू का उधर ना वो जो कॉर्नर एपिथेलियम लगा हुआ, इसका जो डिवीजन होता है ना, ये डिवीजन और जब ये कंट्रोल से बाहर होता है तो कंट्रोल में नहीं होता, तो ठीक है जी। अब ना यहाँ देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इधर जब ये हमारा रिव्यू खत्म हो जाए ना, हमने सेकंड रखा हुआ है लिम्फोइड को डिफाइन करके ना, हमने लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोसाइट्स को समझना है, टी और बी लिम्फोसाइट को समझना है, ठीक है जी। जी सर। मैं कहता हूँ अब यहाँ पे ना समझिए, इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जी सर। हर ऑर्गन में होता है। जी सर। इम्यून सिस्टम जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जी सर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है जी सर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। जी सर। नो, सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। किसका? निजाम दौरान खून का कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, ठीक? ये करेक्ट निकाल ले। अब ये उसका कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, शाबाश। अगेन जो जी सर। लिम्फेटिक सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। जी सर। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जी सर। ठीक है जी, बस इधर इतना। अब जो लिम्फोमा है, इम्यून सिस्टम सेल्स जो होते हैं मैदे के वॉल में, वॉल तो जानते हैं ना, जो कभी भी कोई हॉल ऑर्गन होता है, ठीक है जी, जब कभी भी कोई हॉल ऑर्गन होता है, उसका जो ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ल्यूमन। और इसकी जो साइड्स ये वॉल कहलाते हैं। मतलब ये जब हम खाना खाते हैं तो हम हॉलो ऑर्गन बकल कैविटी के अंदर, हॉलो ऑर्गन इसोफेगस के अंदर, हॉलो ऑर्गन फेरिंक्स के अंदर, हॉलो ऑर्गन स्टमक और एज अ पूरा एलिमेंट्री कैनाल टिल रेक्टम एनस होल, ये सारा खोखला है ना। अब हम खाना किधर डालते हैं? ल्यूमन में। खाना किधर डालते हैं? ल्यूमन में। अब वहां से सिक्रीशन जो होता है, जो ना चीफ सेल्स ना वो जो पेप्सिन रिलीज करते हैं, ये जो एससीएल रिलीज होता है, ये जो आपका ड्यूडिनम में खाना जाता है, वहां आपका ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, कोलिसिस्टोकाइनेज, जीएलपी-1, ये फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वॉल ऑफ द ड्यूडिनम। अब वॉल समझ गए? जी सर। अब एक और तरीके से भी हम इसको अपने कांसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके वॉल को लाइन कौन करता है? एपिथेलियल। जी सर। एपिथेलियल टिश्यू का मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जी सर। ऐसा ही है ना। अब वॉल समझ गए? जी सर। अब यहाँ जो लिम्फोमा है, लिम्फोमा जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं मैदे के वॉल में थोड़ी तादाद में पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये इम्यून सिस्टम के सेल्स लगे होते हैं ना उधर, दिफा भी जरूरी है ना। वहां एसिड भी दिफा करता है, जरासीम को मारता है, तो ये भी करता है, पूरा मैकेनिज्म है। लिम्फोसाइट्स भी उधर मौजूद होते हैं। अब जब ना इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मैदे का चौकीदार है, जो दिफा है, अगर उधर ना अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए ना लिम्फोसाइट्स की, दिस इज व्हाट वी कॉल लिम्फोमा। क्लियर? जी सर। अभी हमने प्रॉपर डिटेल रखा है लिम्फोमा का। इसके बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीजें लर्न की, जो अब यहाँ रिकॉल करने के काबिल हैं, मैं जरूरी समझता हूँ कि उसको रिकॉल करते हैं, वो यहाँ स्टमक का हमने देखा, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी और फंक्शन। ठीक है जी, ये तीन चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी, उसको करते हैं ब्रश। अब सबसे पहले वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट। अब हिस्टोलॉजी के लिए जो हमने डिस्कस किया, मैदे का जो होता है, जो रीजन्स होते हैं, ठीक है जी, रीजन्स वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और जो एनाटॉमिकल होते हैं ना, वो 4 होते हैं। वाई? अब जो हिस्टोलॉजिकल रीजन्स होते हैं वो 3 होते हैं, कार्डिया, बॉडी एंड पाइलोरस। पाइलोरस में 2 होता है ना, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, व्हिच इज आल्सो नोन एज पाइलोरिक ओरिफिस।
क्लियर? जी अब ना जो नॉटिफिकल इसका जो डिवीजन है, जो रीजन है स्टमक के, वो है कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। अब ना इधर से ना जो एस्ट्रोलॉजिकल डिवीजन है, अब इधर क्या होता है कि इधर ना जो बॉडी है ना ये एब्सेंट है, क्योंकि हिस्टोलॉजिकली जो हिस्टोलॉजिस्ट जो टिश्यू को स्टडी करते हैं तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई जो बॉडी है मैदे का और जो फंडस है इनकी जो हिस्टोलॉजिकली ये आइडेंटिकल है, एक जैसी। तो तब इनके ये एब्सेंट कर दिया बॉडी। समझ आ गई आपको? ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। आप हिस्टोलॉजिकली अगर हम इसको फर्दर हमने देखा कि इसकी 4 हमने कोड्स पढ़ी, लेयर्स पढ़ी, जो अभी भी हमने डिस्कस किया। मोस्ट आउटर सेरोसा, उसके बाद आप ट्रैक करेंगे तो मुश्किल है, उसके बाद मस्कुलेरस इंटरना, एक्सटर्ना, अब उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा। ठीक है जी। अब ना एस्ट्रोलॉजिकल रीजन और नॉटिफिकल रीजन भी हमारे पास आ गई, उसका भी हो गया रिव्यू। ठीक है जी। फंक्शन हमने इसके देखा, वॉल्स हमने इसके देखे, ठीक है जी। रीजंस हमने इसके देखे, वॉल्स हो गए, रीजंस हमारे हो गए, रीजंस में एस्ट्रोलॉजिकल हो गया है और एनाटॉमिकल हो गया है, और हमने एक डाइजेशन की बात की थी, उसको मैं 2 अल्फाज में आपको रिकॉल करना चाहूंगा। अब भी हमने क्या, एक केमिकल और एक मैकेनिकल। ठीक है जी। जो केमिकल होता है, ठीक, वो आप जानते हैं कि चीनी बनता है। चीनी कैसे बनता है, चीनी क्या होता है, ये मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। अब जब हम अपने जीआईटी को लोड करते हैं थ्रू फूड, ठीक जी सर, तो वो आता है फेरेंस में। फेरेंस ऑर्गन है मस्कुलर, वो इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके ना नीचे पुश करता है। ये भी आपका ऐसे पेरिस्टालसिस करता है, ये उसको आगे पुश करता है, यहाँ से खाना इधर आता है, तो यहाँ से पेप्सिन, यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, बहुत सारे और केमिकल्स जो हमने डिटेल डिस्कस किए हैं, वो सारे साथ मिक्स होते हैं। आप जब खाना और ये सारा जो मैदे का जो गैस्ट्रिक जूसेस को कह लेना, अब जब ये गैस्ट्रिक जूस और ये सारा खुराक जो है आपको जो न्यूट्रिएंट जो आप खाते हैं, ये सारा जो मिक्स होता है, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, चीनी। एम आई क्लियर? आप ना, ये तो केमिकल हो गया। मैकेनिकल या इसका जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ये मैदा होता है जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, खाने को ऐसे तोड़ता है। उधर केमिकल्स तोड़ते हैं, इधर ये ऐसे मैकेनिकली तोड़ता है, इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद ना होता है क्या, लीवर तक ना डाइजेशन होता है। अब लीवर में क्या होता है, लीवर से जब खाना जो हजमशुदा खाना जाता है ब्लड में, अब उधर उसको क्या कहते हैं, आप इसको उधर कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद ना ये जाता है सेल में उधर क्या होता है, एसिमिलेशन, जो बदन बनता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। अब इसके बाद हमने जो चीज पढ़नी है, ठीक, वो है लिम्फोमा, जो आज हमारा टॉपिक है। ठीक, ये इधर आपका, यहाँ तक आपका रिव्यू हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद जो हमारा असल टॉपिक है उस पे आते हैं कि लिम्फोमा क्या होता है। सो होम्योपैथी फॉर गैस्ट्रिक लिम्फोमा हमारा टॉपिक है, उसको हमने करना है डिस्कस। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लिम्फोमा। अगेन, लिम्फोमा इज अ CA of the lymphatic system. Clear? जी Now, सर। question is there कि what is lymphatic system? Lymphatic system बॉडी का एक निजाम है, ठीक है जी। ये क्या है, ये बॉडी का एक निजाम है, दिफा करता है, राइट। अब इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी एनाटॉमी, इसमें क्या लिम्फेटिक कैपिलरीज लगे होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसमें लिम्फेटिक नोड्स लगे होते हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स होते हैं, थाइमस होता है, स्प्लीन होता है, राइट। जी सर। क्लियर? अब देखें, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ना आपस में मिलकर ना बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, राइट। ये आपस में मिलकर ना बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स। अब उसके बाद ये लिम्फेटिक वेसल्स ना आपस में मिलकर बनाती हैं लिम्फेटिक डक्ट्स। जी सर। अब ये लिम्फेटिक डक्ट्स बनती हैं, ठीक, तो ये क्या करती हैं, ये कलेक्ट करती हैं लिम्फ को फ्रॉम वेयर,
देखिए, आप ऐसे कर लें, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, ये टिश्यू से ना, जो टिश्यू होता है, ठीक, जो टिश्यू होता है, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ना, ये वहां से कलेक्ट कर लेता है लिम्फ को, ठीक है जी, ये आगे दे देता है लिम्फेटिक वेसल्स को, राइट। अब उसके बाद ना लिम्फेटिक वेसल्स आगे देते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स को, एम आई क्लियर? जी सर। आप ये लिम्फेटिक डक्ट्स को देते हैं तो आप लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनमें लगी होती हैं लिम्फेटिक नोड्स, ठीक है जी। अब ये लिम्फेटिक वेसल है, अब इधर लगा हुआ है लिम्फेटिक, इधर लगा हुआ है लिम्फेटिक नोड, तो 1 2 3 4 5 तक ना इसमें ये घुस सकते हैं आपका जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, एम आई क्लियर? जी सर। और लेकिन यहां फिर एक होके निकलता है, ये क्या करता है, चेक करता है जरासीमों को, और जब कभी जरासीम ताकतवर होता है ये इन्फ्लेम हो जाता है, समझ आ रही है आपको? जी सर। ये चेक करता है उसको, एम आई क्लियर? यस। अब ना ये आपका अबाउट लिम्फेटिक वेसल्स, कैपिलरीज और डक्ट का थोड़ा सा हल्का सा आपका एक बेस। अब इसके बाद नोड्स का भी आपका हल्का सा एक बेस। नोड्स जो होती हैं ये आपका 500 से लेके 600 तक पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं 500 से लेके 600 तक। अब जब कभी भी एज वी डिस्कस इन्फेक्शन होता है तो ये उसको रेट करता है। अब जब ये फेल होता है, जो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया ताकतवर होते हैं तो ये स्पेल करता है, ठीक है जी सर। ये स्पेल करता है। इसका जो साइज होता है, जो पेन होता है, इसका जो सर होता है इस जितना और बादाम जितना इसका बड़ा साइज होता है, जी सर। समझ एलिमेंट, एम आई क्लियर? Yes, sir. अब जो टॉन्सिल्स हैं जो आपके इधर लगे हैं टॉन्सिल्स, ठीक है जी, ये टॉन्सिल्स आपको पता है ना, ये 3 किस्म के होते हैं, 3 पेयर्स होती हैं, पेलेटाइन टॉन्सिल होता है ना, जी हाँ, सर। फेरेंजियल होता है और लिसानी ना लिंगुअल होता है, लिंगुअल फेरेंजियल, हाँ जी सर। ठीक है जी। अब ये टॉन्सिल जो होते हैं इनका फंक्शन क्या है, ये खुराक और सांस में मौजूद जरासीमों को मारता है, ठीक है जी, जो सांस में और खुराक में मौजूद जरासीम होते हैं ये उसको मारता है, ठीक है जी। ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। थाइमस ग्लैंड लगा हुआ होता है बॉडी के अंदर, स्टर्नम के पीछे लगा हुआ होता है, ठीक है। 2 साल तक ये बढ़ता है पैदाइश के बच्चों की यूनिट्स में होता है, जो बेबीज होते हैं उनमें 2 साल तक ये बढ़ता है, जब बलूगत की उम्र में ये खत्म हो जाता है, ठीक है जी। जो एडल्टहुड में ना, बड़ों में थाइमस ग्लैंड नहीं होता, जी सर। पैदाइश के बाद से लेकर ये तेज से बढ़ता है, 2 साल तक तेज से बढ़ता है, ठीक है जी। और उसके बाद ना बालिग होने के बाद ये सुकड़ जाता है, खत्म हो जाता है, क्लियर? जी सर। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, तब बनाता है, जो कि बलूगत के लिए जरूरी होता है, है ना क्लियर? जी सर। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है व्हिच इज नोन एज स्प्लीन, इसको सेंट्रल जेल कह लो या आपको ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी कह सकते हैं उसको, जी सर। ठीक, ये बड़ा। अब लोग जब तिली बढ़ता है ना, ये हमारे पास जो पाकिस्तान में 2 स्पीशीज लगी है मलेरिया की, टोटल पूरी दुनिया में मलेरिया की 4 स्पीशीज हैं, एक प्लाज्मोडियम ओवेल, एक मनीर, एक फल्सिपेरियम और एक ये वाइवेक्स। पाकिस्तान में 2 हैं, एक वाइवेक्स और एक जो है फल्सिपेरियम। फल्सिपेरियम इज मैलेरियन मलेरिया नहीं पता टीवी तरफ से। अल्फान तो बैन हो गया, जब मैं प्रैक्टिस करता था एलोपैथिक तो मैं लिखता था, वो नहीं करता, सप्रेस करता है। जो आप इधर कुरियन जो डीएचक्यूज में हॉस्पिटल्स में पढ़े ना, ये जो मदीना सुपरवाइजर बैठे होते हैं, हम उस भेज देते हैं उसके पास कि भाई उसको दे दो कुरियन, तो वो भी सप्रेस करता है। आप ना उनके पास जो मेलारिस्ट के नाम से या फिर सिडार के नाम से, जो नेवाक्विन और बेसिक्विन, क्लोरोक्विन के नाम से जितने भी उनके पास प्रिपरेशन है, नई भी आ गई, आर्टिकेट वगैरह के नाम से आता है, टिकट जूनियर वगैरह, सारा हमने लिखा हुआ है, हमने बहुत दफा हाथों से प्रिस्क्राइब किया, नहीं करता, सप्रेस करता है। अब जी मैं स्पेकुलेशन पे बात नहीं करता, साइंस का स्टूडेंट हूं तो साइंटिफिक लेवल में बात करता हूं। अफ्रीका में स्टडी हुआ, अफ्रीका में थैलेसीमिया पे रिसर्च किया उन्होंने उसकी वजह एक मलेरिया भी बताई।
तो अगर मलेरिया को ये फर्स्ट पीरियड मलेरिया को इरेडिकेट कर सकने के काबिल होते, ये लीवर में ना बैठता, हर साल ना होता, रिकरेंसी ना करता, और ना ये स्प्लीन में गिरी करता, तिल्ली के बढ़ना। तो कहता है कि ये उसका काज थैलेसीमिया का काज है। हमने उस स्टडी को लेके ना यहाँ अपने क्लिनिक में अप्लाई करके ना हमने रिजल्ट लिए थैलेसीमिया के मरीजों में। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, जी सर। वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लंबा छोड़ा हमने सालों इलाज भी नहीं किया, 7-8 महीने में हो जाता है, ऐसे ठीक होता है जैसे जुकाम ठीक होता है। जी सर। लेकिन आपने काज को देखना होता है कि इसके पीछे काज क्या है। क्लियर? स्प्लीन की बात कर रहे हैं। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन जो होता है बेसिकली जहां पेंक्रियाज लगा हुआ होता है, इधर जो पेंक्रियाज लगा हुआ होता है, जो टेल ऑफ द पेंक्रिया होता है, टेल ऑफ द पेंक्रिया यहां जो होता है, यहां स्प्लीन होता है, और जो हेड ऑफ द पेंक्रिया होता है यहां ड्यूडेनम होता है। एम आई क्लियर? जी सर। हॉर्सशू की तरह ड्यूडेनम। एम आई क्लियर? यस सर। स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, बड़ा ऑर्गन है उसका। ये क्या करता है? इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का टाइप है, सफेद कलर का किस्म है। जी सर। ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं? इसके अंदर मैक्रोफेजेस होती हैं। ठीक है जी। ये ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का, प्रोडक्शन करता है लिम्फोसाइट्स का और एंटीबॉडी का। एम आई क्लियर? जी सर। अब लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं ये आरबीसीज के साइज के बराबर होते हैं। जितना आरबीसी का साइज होता है, ये सेम जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये उसके साइज के बराबर होते हैं। जी सर। बराबर होते हैं आरबीसीज और लिम्फोसाइट्स सेम साइज में होते हैं। अब ना ये आपका जो कंट्रोल करता है आपका इम्यून सिस्टम को लिम्फोसाइट। ठीक है जी। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। हाउ मेनी? टू टाइप, टी लिम्फोसाइट्स और बी। टी लिम्फोसाइट जरासीमों को कहा जाते हैं। कैसे कहते हैं मैं समझाता हूं मैकेनिज्म। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनो दिफा ग्लोबुलिन प्रोटीन, आईजी। ये आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, जी सर। ये दिफाई प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ हमारे लैब टेक्नीशियन हमारा एंटीबॉडी टेस्ट लिख के देते हैं, ये कर देते हैं। जी सर। तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं। लेकिन क्लिनिकल कोरिलेशन आपने जरूर करनी है, क्योंकि एंटीबॉडी पहले से बना हुआ ओके मतलब पड़ा हुआ हो सकता है, तो आप उस पर रिलाय नहीं रहते, वो रिलायबल नहीं होता। वो अलग बहस है, अलग टॉपिक है, उसमें आगे बात इंशाल्लाह किसी और सेशन पे होते हैं, कोई किसी और सेशन में उस पर बात करते हैं। आप लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स से बी लिम्फोसाइट्स से, टी लिम्फोसाइट जरासीम को खाने वाले और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो जरासीमों को एंटीबॉडी बना के मारने वाले। टी लिम्फोसाइट्स जो होता है थाइमस ग्लैंड में बनते हैं, वो पलते फूलते हैं। ठीक है जी। बनते तो आपके सब जो जितने भी सेल्स हैं वो आपके बोन मैरो में बनते हैं, ठीक। लेकिन जो पलते फूलते हैं ये थाइमस ग्लैंड में, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये उधर पलते फूलते हैं। आप जो बी लिम्फोसाइट्स है ये मैच्योर किधर होते हैं? ये उधर ही ना बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। समझ आ गया आपको? जी सर। आप जब कोई भी जरासीम पहली मर्तबा जिसमें में दाखिल होता है तो मुतकर्रिक क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मुतहर्रिक होता है, वो एक्टिवेट होता है। ठीक है जी। आप जो टी लिम्फोसाइट होता है ये अटैक करता है डायरेक्टली, डायरेक्ट अटैक करता है किस पे? जो ये किल करता है इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूबर सेल्स को, जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं खुद किल करता है। कैसे करता है मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। ये क्या करता है? ये जो इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स होते हैं ये उनको खा लेता है, खत्म कर देता है, क्योंकि वो तो इमेच्योर होते हैं, ये उनको भी खा लेता है। कैसे खाता है मैं बताता हूं। डायरेक्ट फाइटर्स, मतलब ये कोई एंटीबॉडी बना के ना फायर नहीं करते टॉक्सिन पे और बैक्टीरिया पे, डायरेक्ट फाइटर्स है। क्लियर? जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या करता है? ये एक सब्सटेंस बनाता है, जी सर। जो टी लिम्फोसाइट्स है ये एक सब्सटेंस बनाता है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेज।
क्या कहते हैं? साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज। अब साइटोकाइनेज क्या करता है? टी लिम्फोसाइट साइटोकाइनेज बनाते हैं। क्या करते हैं? साइटोकाइनेज बनाते हैं। अब साइटोकाइनेज क्या करता है? ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस है ना, बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल, कुदरती। ये क्या करता है? ये सब्सटेंस ये हेल्प करता है कि ये एक्टिवेट कर दे इम्यून सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को। अगेन टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जी सर। होते हैं। अब ना ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये क्या करते हैं? जरासीमों के खिलाफ लड़ते हैं, बीबी लड़ते हैं। ये डायरेक्ट फाइटर्स हैं, वो इनडायरेक्ट फाइटर्स हैं, वो एंटीबॉडी बना के मारते हैं, ये खा जाते हैं। अब क्वेश्चन ये कैसे खा जाते हैं? जी सर। समझ आ रही है आपको? ये साइटोकाइनेज बनाते हैं। ये क्या होता है? ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। अब ये करता क्या है? ये सब्सटेंस जो होता है इम्यून सिस्टम के दूसरे पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। यहां मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। वो एग्जांपल ये है कि ये एक्टिवेट कर देता है आपका जो मैक्रोफेजेस होती हैं। मैं समझाता हूं मैक्रोफेजेस क्या होता है, ठीक है? जो आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं ये उसको एक्टिवेट कर देता है। अब मैक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब क्या है? बड़ा। माइक्रो मतलब क्या है? छोटा। फेगस मतलब क्या है? फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मतलब निगलने वाले, मतलब जरासीमों को अंदर, अपने अंदर निगल के ना अपने अंदर मारने वाले। तो मैक्रोफेजेस बड़े फेगोसाइट्स। क्या? मैक्रोफेजेस बड़े लार्ज फेगोसाइट्स, जरासीम निगलने वाले बड़े लिम्फोसाइट्स। समझ आ गई आपको? अब कोई कंफ्यूजन है इधर? ठीक है जी। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये these macrophages clean up the foreign invaders like viruses, bacteria. ये clean up खा लेते हैं उसको। And the dead tissue after immune response. देखें जब immune response होता है, जब कोई भी मतलब ये टिश्यू है, इस टिश्यू पे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमलावर होता है, इधर लड़ाई होती है, कुछ सेल्स भी तो मरते हैं ना, कुछ जरासीम भी मरते हैं। ये मैक्रोफेजेस बड़े मुंह वाले उधर पहुंचकर बैक्टीरिया को अपने अंदर पेट में लेके चले जाते हैं और मार देते हैं। ये पहुंच जाते हैं। एज वेल एज जो डेड सेल्स होते हैं, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, ये सारे खा लेते हैं और इस जगह को क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? समझ गए हैं? लिम्फोसाइट समझ गए हैं? अब बी लिम्फोसाइट्स पे आ जाओ। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ये जिस्म पर हमलावर जरासीम और इनके जहरिया जो टॉक्सिन्स होते हैं से मुतासिर होकर ना प्लाज्मा में बढ़ते हैं। जब जरासीम आते हैं मतलब बीटा लैक्टेज एंजाइम वो रिलीज करता है जरासीम, जिसके लिए इन्होंने एमोक्सिक्लेव और एमोक्सिसिलिन को बनाया अगमेंटीन के नाम से, दो दवाइयों को इकट्ठा किया। अब होता क्या था, मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं आपको। हुआ ऐसे, एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है एलोपैथी का। अब उन्होंने जब बनाया तो एक बैक्टीरिया था, वो बीटा लैक्टेज एंजाइम टॉक्सिन रिलीज करता था, तो वो एमोक्सिल को नाकारा कर देता। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसे क्या करें, तो उसने, ताकि हमारे एमोक्सिल काम करे, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है ना जी सर, ठीक, तो उन्होंने 7 एमोक्सिलिन के एक एमोक्सिक्लेव बना दिया, जो बीटा लैक्टेज एंजाइम का जो बीटा लैक्टेज एंजाइम रिलीज करता है ना बैक्टीरिया, जब वो इस पे हमला करता है एमोक्सिल पे, ये एमोक्सिल को कवर करता है, ये मकसद को कवर करता है, उसका दिफा करता है, तो मकसद नाकारा नहीं होता। समझ आ गया आपको? जी सर। अब मैं आपको दूसरा दे, मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो आपके दांत के एनिमल को तबाह कर देता है और उसके अंदर कैविटीज बनती हैं। इन्होंने इमल्जन नाम का एक केमिकल है जिसपे ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का टॉक्सिन असर नहीं करता, उसकी फिलिंग करता है नाक का बीडीएस। समझ आ गई? जी सर। टॉक्सिन समझाना मकसद है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जब बैक्टीरिया हमला करता है बॉडी पे, रिलीज करना शुरू, जब कभी बैक्टीरिया हमला करता है बॉडी पे और वो टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देता है, तो ये एक्टिवेट होती है।
और ये अपने नंबर बढ़ाते हैं और ये ज्यादा हो जाते हैं। समझ आ रही है आपको? जी। अब जब ये ज्यादा होते हैं प्लाज्मा में, तो ये एंटीबॉडीज बनाकर जरासीमों के खिलाफ लड़ते हैं। ये दिफाई प्रोटीन बना के, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई बना के ना, ये एंटीबॉडीज बना के ना, ये जो होता है बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनको टारगेट बनाते हैं। क्लियर? जी एनी क्वेश्चन? अब ये निचोड़ क्या होते हैं? बोन मैरो में, एज वी डिस्कस। क्लियर? जी सर। So what is lymphoma? So this is all about the lymphocytes and lymphatic system. Lymphoma क्या होता है? Lymphoma is C of the lymphatic system. Am I clear? कोई क्वेश्चन है इधर? May be primary. ये प्राइमरी भी हो सकता है। Arising from gastric mucosa. प्राइमरी वो होता है जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से एराइज करता है। प्राइमरी कौन सा होता है? जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा से एराइज करता है, इधर से जो हमने इधर ये शो किया हुआ है। एम आई क्लियर? आज ये क्या कहलाता है? प्राइमरी। क्या कहलाता है? प्राइमरी। प्राइमरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा। गैस्ट्रिक जीएल में लिख दूं। एक होता है सेकेंडरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा। प्राइमरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा वो लिम्फोमा है जो एराइज होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा से। और में प्रेजेंट एज अ साइट ऑफ सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन अ पेशेंट विद नोडल लिम्फोमा। देखिए यहां लिखा हुआ है, कहता है कि गैस्ट्रिक लिम्फोमा में भी प्राइमरी जो गैस्ट्रिक लिम्फोमा होता है ये प्राइमरी हो सकता है जो एराइज करता है फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और कहता है या में प्रेजेंट एज a site of secondary involvement in a patient with nodal lymphoma। या कहते हैं ये मेट कर सकता है किसी दूसरी जगह से भी आ सकता है। मतलब किसी लिम्फेटिक जो 500-600 नोड्स हमने आपको बताई, वहां किसी नोड को ना, किसी नोड में ये प्रोलिफरेशन होती है, ये लिम्फोमा बनता है, वो ना शिफ्ट करता है, वो मेट करता है ना मैदे में पहुंच जाता है। अब उसका जो जड़ होता है ना, जो ओरिजिन होता है वो कहीं और होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी लिम्फोमा। एम आई क्लियर? जी सर। सो टुडे discussion is confined to primary gastric lymphoma. So आज जो हमारा डिस्कशन होगा ना वो confined होगा, वो लिमिट होगा किधर? प्राइमरी इन गैस्ट्रिक लिम्फोमा में, because we are discussing gastroenterology. While secondary lymphoma हमने डिस्कस किया ना आपका ब्लड डिसऑर्डर्स में, हेमाटोलॉजी में डिटेल में हमारा लेक्चर उधर मौजूद है। तो आज हमने इधर लिमिट रहना है प्राइमरी लिम्फोमा में, लिम्फोमा में। एम आई क्लियर? जी सर। More than 95%. How many? More than 95% of primary gastric lymphoma are non-Hodgkin। मैं Hodgkin और non-Hodgkin भी समझाता हूँ आपको। जी सर। यहाँ आप इधर समझ लो, इसको होल्ड कर दो, मैं Hodgkin non-Hodgkin समझाता हूँ। 95% जो प्राइमरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा होता है ये non-Hodgkin होता है। B cell lymphoma arising from mucosa associated with lymphoid tissue। MAL जानते हैं, MAL stand for mucosa associated lymphoid tissue lymphoma। mucosa associated lymphoid tissue lymphoma, MAL। समझ आ रहे हैं? अब ये 95% जो होता है ना, ठीक, जो गैस्ट्रिक लिम्फोमा प्राइमरी लिम्फोमा होते हैं ये नॉन हाजकन होते हैं। आप इधर ना इस पॉइंट को समझने के लिए ना आपको हाजकन और नॉन हाजकन के बारे में समझना होगा।
तो मैं वो क्लियर कर देता हूं, ठीक है जी। हाजकन जो होता है और नॉन हाजकन में फर्क क्या है? नॉन हाजकन लिम्फोमा इट मे नॉट इफेक्ट एवरी लिम्फ नोड। लिम्फ नोड 500-600 होती हैं एज वी डिस्कस्ड। जी सर। ये ना हर एक लिम्फ नोड जो होता है इफेक्ट नहीं करता, समझ आ रही है आपको? ये 95% होता है नॉन हाजकन, ठीक है जी। और जो हाजकन होता है ना, हाजकन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं रीड टर्नन बर्ग सेल्स। रीड टर्न बर्ग सेल्स। अब अगर जिस लिम्फोमा में ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी, जिस लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मौजूद होते हैं वो हाजकन लिम्फोमा कहलाता है। और जिसमें ये मौजूद नहीं होते, माइक्रोस्कोप के नीचे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट देखता है, माइक्रोस्कोप के नीचे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करता है। अगर वो देखता है उधर, आपको कहता है कि हाँ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मौजूद हैं तो ये वो हाजकन है, अगर नहीं तो वो नॉन हाजकन है। समझ आ गई आपको? और जो नॉन हाजकन होता है ना, इट में इफेक्ट एवरी लिम्फ नोड। क्लियर? जी सर। क्लियर? और जो दूसरा है ये है 0.5%। क्लियर? हाजकन नॉन हाजकन समझ गए हैं? जी सर। दोबारा समझ लें, जो हाजकन होता है और जो नॉन हाजकन होता है, ठीक, इसमें फर्क क्या है? हाजकन में जो होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मौजूद होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करता है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। अगर ये मौजूद नहीं है तो वो नॉन हाजकन है। अब समझ आ गई? जी सर। अब ना आपने अपना टॉपिक जो मोर देन 95% ऑफ प्राइमरी वो जो मैदे के सेल्स प्रोलाइफरेट करते हैं, सेकेंडरी वो जो कहीं दूसरी जगह से आता है, प्राइमरी सेकेंडरी भी समझ गए, हाजकन और नॉन हाजकन भी समझ गए। जी सर। समझ गए ना? अब ये फिर आपको समझ आएगा कि जो मोर देन 95% ऑफ प्राइमरी गैस्ट्रिक जो लिम्फोमा होता है, लिम्फोमा भी समझ गए ना, जो लिम्फोमा होता है ये नॉन हाजकन होता है। अब आगे समझ, बी सेल समझते हैं ना, लिम्फोमा arising from mucosa associated with lymphoid tissue, इसको कहते हैं मार्ड। मार्ड मतलब क्या है? म्यूकोजा। M for म्यूकोजा, A for associated, L for lymphoid, और उसके बाद जो T है, T for tissue lymphoma, this is what we call मार्ड। क्लियर? अब इसके बाद होते हैं पीक एक इसका जो होता है वो होता है 6 डिकेड। जो छठा अशरा होता है ना इंसान की जिंदगी का, एक अशरा 10 साल का होता है ना, अशरा डिकेड। जो छठा अशरा होता है ना जो 50+, अब इधर ना, इधर इसका ये पीक एज होता है लिम्फोमा का। Am I clear? इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक जरासीम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है जी। अगर वो किसी को है तो वो हाई रिस्क पे है इसका। ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लिम्फोमा का। मतलब जिस बंदे को स्टूल एच पाइलोरी आपने करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। आज ना जो ब्लड एच पाइलोरी है ये ऑब्स्टेट हो गया है, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का, उससे जी सर। ये ऑब्स्टेट है, आज स्टूल होता है। मतलब ये कहने का कि आप प्रॉब्लम है जीआईटी में, उसकी म्यूकोजा में, और आप ब्लड से पूछते हैं, वो तो पड़ोस पे रहता है, आप न उससे पूछे जो उधर से आया। आप एक इलाके का हल आपको जर्नलिस्ट बताता है, वो कवरेज करता है जहाज से या कैमरे से, और एक बंदा उस मोहल्ले का है, तो इंफॉर्मेशन कौन टिक देगा? मोहल्ले वाले। आप स्टूल उधर से आता है ना, आप उससे पूछे कि उधर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी तो बैठा हुआ है कि नहीं, वो कि जहां बैठे हुए एक हमारे साथ भी आया हुआ है, आप मैं देखता हूं उसको। समझ आ रही है आपको? जी सर। तो आप ये, क्योंकि आपका इधर इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से इस बात का ताल्लुक जरूर है। क्या आप ना कभी भी डॉक्टर टेस्ट लिखे ना बंदे को टाइफाइड की दवाई पकड़ा देते हैं? गलत, रॉन्ग। आप
टाइफाइड करके ना पकड़ा देते हैं, रॉन्ग। आप एंटीबॉडी टेस्ट करके ना डायग्नोसिस लेवल कर देते हैं, आप ब्लड स्पाइरल करके ना डायग्नोसिस लेवल करते हैं, उसको हेपेटाइटिस होता है, आप उधर ना जी एंटीबॉडी है, तो सबका होता है पॉजिटिव। ठीक, इस पे पूरा सेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ जो इससे रिलेटेड जो बातें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर दी, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी भी जीआईटी का इंफेक्शन है। Am I clear? जी सर। अब इसके बाद जो है पीक एज के बाद इंफेक्शन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जिस बंदे को होगा तो ही विल बी मोर प्रोन टू डेवलप gastric lymphoma। प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे लिम्फोमा के? ये लिम्फोमा का क्लिनिकल फीचर है, इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, जी सर। वेट लॉस, ब्लीडिंग भी हो सकता है। अब जो नाइट स्वेट्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं किधर, लिम्फोमा में। हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी में ये एब्सेंट होता है नाइट स्वेट। ठीक है जी, इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड्स। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करना है, वही इन्वेस्टिगेशन इधर भी अप्लाई होगा जो हमने पूरा थ्रू आउट सीरीज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपसे डिस्कस किया। ठीक है, स्पेसिफिक इसका एक दो मैं आपको बताऊं। एक, आपने इसका एंडोस्कोपिक बायोप्सी करना है, जो एंडोस्कोपिक मशीन हमने आपको उसका एनिमेशन भी बताया था इधर, वो आपका जो होता है वो पीस ले सकता है, जो वो अंदर दाखिल करते हैं वो पीस ले सकता है ऐसे सककर। जी सर। वो पीस आप लेके प्रिजर्व करके आप भेज दो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको डायग्नोसिस दे देगा, हाजकन और नॉन हाजकन करके बता देगा। अगर वो ये सेल्स देखता है रेड स्टर्नबर्ग सेल्स तो आपको बता देगा, अगर नहीं तो आपको बता देगा। जी सर। समझ आ रही है आपको? और अगर ये आपका प्राइमरी है तो भी बता देगा, कहता है कि जी ये तो इधर तो सेल ठीक है, ये पीछे से आया हुआ है ना, कि पड़ोस से आया है, ठीक है जी, तो फिर वो क्या, वो भी बता देगा। ठीक, ये आपका एक इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है आपने, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। और अगर आप इसके स्टेज को डिटरमिन करना चाहते हैं कि स्टेज 0 में है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, एडवांस स्टेज क्या है, आप ये करना चाहते हैं तो आप उसको लिख के दें सीटी एब्डोमेन और सीटी चेस्ट। ठीक है जी, तो सीटी स्कैन जो होगा ना या एमआरआई स्कैन, ये आपको स्टेज बताएगा। जी सर। ये आपको स्टेज बताएगा। वो आपको हिस्टोपैथोलॉजी जो बायोप्सी है ये आपको क्या बताएगा, ये आपको प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, हॉजकन है कि नॉन हॉजकन है, ये आपको बताएगा। एम आई क्लियर? तो आपका डायग्नोसिस जब हो जाता है डन, तो आपने क्या करना है, पहले मैं आपको बताऊं जो ट्रीटमेंट है एलोपैथिक का प्रोटोकॉल वो, इसके बाद हम अपने प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है ये सर्जिकल है। जब सर्जरी करते हैं तो आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव ये क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, थ्रू रेडिएशन सेल्स जो होते हैं, जो इमेच्योर मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, इनको ये मारते हैं। ठीक, और थ्रू केमोथेरेपी चढ़ाते हैं, थ्रू केमिकल्स ये उसको साफ करते हैं। लेकिन इन केमिकल्स को और इन रेडिएशंस को ये नहीं पता होता कि भाई साथ जो इसका जो हमारा दोस्त सेल बैठा हुआ है, ये दोस्त है, ये दोस्त को भी मार देता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये बाल इसका खूबसूरत लगता है, वो गिरा देता है। इसको ये नहीं पता होता कि इसके जो मेलेनोसाइट्स हैं ये कदर करता है स्किन को, ये स्किन को तबाह करके रख देता है। इसको ये नहीं पता ये दोस्त को भी मार देता है। केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से बड़ा जुल्म दुनिया में कोई नहीं। जब मैं जीपी था, जनरल फिजिशियन एलोपैथिक का, तो मेरा एक ऑन्कोलॉजिस्ट दोस्त मुझे कहता है यार आप लोग जन्नती हो, हम तो खर्क हो गए। हम क्या जन्नती थे, एक जुकाम और खांसी का इलाज कर सकते थे बस। किसी को ओरिन लिख के दे दिया, किसी को सिफेगेटो, किसी को अगमेंटिन, किसी को क्लोफेरान और ड्रिप चढ़ा दो, निबुलाइजेशन कर दो, जी इसमें टाइफिन हो गया, जी कीटोटाइफिन हो गया, जी कम्बिवेयर हो गया, जी ले जाओ, जी बीपी गुजारा करो, जी आपने सोडियम कभी कभी खाना है, ये ठीक नहीं होता ऑस्टियोआर्थराइटिस, बस ये हमारा काम था। क्या आप नहीं ठीक हुई, आप ये आई वाले के पास जाओ, या आप नहीं, आप जिसके वाले के पास जाओ, ये हमारा काम था। और वो हमें कहता है कि यार आपका जो है ना, आप जन्नती हो, आप घर जाओगे। हम कैसे घर को कहती आप तो खर्च करते हो, हमें पता होता है। और वो अपना मकान दे देते हैं, हमें पता होता है कि सर ये ठीक हो, जी ठीक होता है, सर्वाइवल रेट 4 साल 3 साल या 5 साल होता है। कहते जी यकीन करो वो साइको हो गया था।
वो कहते मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि वो समझता था, वो साइक हो गया था। कहते यार ये सब ऐसे अच्छा है कि बंदा ये ट्रीटमेंट ले ही ना, ये तो ब्लड बम्बारमेंट है रेडिएशन से, थ्रू रेडिएशन। अब रेडिएशन तो कौन लगाम दे कि भाई ये दोस्त टिश्यू है, ये दुश्मन टिश्यू है। आपने ये कहां का अकल है, या कहां, या ये देखें बात हो रही है इधर ना, इधर जो सेल डिवीजन जो हमने बात की, तो सेल डिवीजन के अंदर जो ऑन्कोजीन है और एंटी ऑन्कोजीन जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, also known as tumor suppressor gene, अब ना उधर वो में फॉल्ट आ गया है तो प्रोलिफरेशन हो रही है। अब इधर प्रोलिफरेशन हो रही है और आप इधर केमिकल दे रहे हो, जो आप रेडिएशन दे रहे हो, उसको मार रहे हो, जला रहे हो, क्या मतलब है आपका? पीछे कहानी मैकेनिज्म ये इधर से खराबी आई है। खराबी आपका जीन से आई है। जो डीएनए है, डीएनए में क्रोमोसोम के अंदर जो जीन पड़ा हुआ, जो डीएनए डबल स्ट्रैंड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो जीन्स है, इधर ये जीन्स में प्रॉब्लम है। आप इधर सिर्फ उसको जला रहे हो केमिकल से और रेडिएशन से। दिस इज रबिश, खराब चीज है ये, इंतहाई जुल्म है। ठीक, मैं कहता हूं ना चंगेज खान ने इतनी बड़ी तबाही नहीं की होगी ना जितना तबाही इन लोगों ने किया। ये जो जिंदा लोग, जो उनकी फैमिली होती है ना, ये उनको भी फुटपाथ पे लाके छोड़ते हैं और उसको भी ना अजियतनाक मौत देते हैं और उसकी पूरी फैमिली को ना ये फुटपाथ पे ले आते हैं। तो आप ना इधर, आप इंशाल्लाह जो हमारा सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम, आप वो लोग हैं जो आपके भाई हैं, जो आदमी हैं, ठीक है जी, जो मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी है, आप उसको बचा सकने वाले बनने हैं। आपको पता है अपनी हैसियत का कि आप क्या है? आप आगे काम कर सकने वाले काबिल हैं, आप सस्ता इलाज देने वाले, आप मुफ्त भी कर सकते हैं। आपके खर्च क्या है? आप मुफ्त भी कर सकते हैं। जिसने एक इंसान को बचाया, उसने सारी इंसानियत को बचाया। हम कोई ऐसे इधर खड़े होकर ना ये नहीं प्रचार कर रहे कि इसको फैलाओ, वरना हमने आखिर 1925 में देखा। समझ आ रही है? और आपको ये भी पता है कि हमारा खर्चा कितना है, कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद जो कहते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस ये इसका बहुत ही जबरदस्त है। ये कहते हैं, ठीक, ये कहते हैं जिसका प्रोग्नोसिस बहुत जबरदस्त है। कहता है कि प्रोग्नोसिस इज गुड विद 85% जो होता है, 5 ईयर सर्वाइवल होता है इन स्टेज 1। कहता है 35 to 65 इन स्टेज 2 में सर्वाइवल का रेट है। ये इसका प्रोग्नोसिस हो जाता है कंप्लीट। एम आई क्लियर? एंड अप करते हैं इधर, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर जो है ना करते हैं थेरेप्यूटिक्स पे।